गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर जलवायु विज्ञान से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है और जिसके अंतर्गत देखा जाए कुछ प्रमुख यहाँ पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं मिसलेनियस टाइप के प्रश्न हैं, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और एक साथ देखा जाए हमारी दो सीरीज चल रही है, एक तो प्रैक्टिस सीरीज है और दूसरी जो है जिसमें हम मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो आप एक साथ दोनों सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। आइए आज का जो सबसे पहला प्रश्न है इसकी हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, वैसे इन प्रश्नों की चर्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम जब भारतीय भूगोल पर अभ्यास कर रहे थे तो वहां पर इन प्रश्न को हम लोग देखे थे, लेकिन फिर भी उन प्रश्नों का एक बार हम कह सकते हैं पुनरावृत्ति भी हो सकती है या इनमें थोड़ा बहुत रूप में परिवर्तन है। तो अगर वही प्रश्न है तो रिवीजन है, अगर कुछ परिवर्तन है तो भी आपका इसमें लाभ ही है, कहीं से कोई हानि नहीं है। तो आइए यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न लिखा गया है कि अल नीनो दक्षिणी दोलन से संबंधित है। अल नीनो का तात्पर्य है कि प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर का जो पूर्वी भाग है, अर्थात हम बात करें कि जो दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग है, वहां का जब जल आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाता है तो उसको हम एल निनो की घटना कहते हैं। और इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि हिंद महासागर का जो प्रेशर है वहां पर उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। उच्च वायुदाब कहें या हम देखिए वहां पर होता क्या, अगर हम प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर के दो तट होते हैं। एक होता है यह इसका पूर्वी तट है जो मतलब यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर हाई होता है तो यहाँ पर प्रेशर लो होता है, और इस तरफ अगर देखेंगे इस तरफ तुलनात्मक तौर पर प्रेशर हाई हो जाता है। और कुछ यही कॉन्सेप्ट हमको इंडियन ओशन में भी देखने को मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय मानसून हमारा प्रभावित होता है, बहुत बैड इम्पैक्ट आता है भारतीय मानसून पर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अल निनो दक्षिणी दोलन से संबंधित है और इसका संबंध कहाँ से है। तो लिखा निरंतर वर्षण से, तो इससे निरंतर वर्षा नहीं होती बल्कि वर्षा में कमी आती है। फिर लिखा है समुद्र के सामान्य तापमान में वृद्धि से, तो यह पूरी तरीके से सही है क्योंकि प्रशांत महासागर का जो पूर्वी भाग है वहाँ के तापमान में अचानक वृद्धि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसको हम एल निनो की घटना कहते हैं और इसी को दक्षिणी दोलन का नाम भी दिया जाता है। तो इस आधार पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। और अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि मानसून की उत्पत्ति के बारे में गतिक अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वैसे इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कोटेश्वरम महोदय और फ्लान महोदय ने मिलकर के कहीं न कहीं मानसून की उत्पत्ति के विषय में जो गतिक अवधारणा थी इसे प्रस्तुत किए थे। अर्थात जैसे जैसे सन का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो सन का उत्तरायण होने के साथ साथ जो तापीय विषुवत रेखा है इसका भी उत्तरायण होता है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का उत्तरायण होता है और परिणाम स्वरूप सभी वायुदाब पेटियों का भी उत्तरायण होता है, जिससे ITCZ भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ विस्थापित होती है। और परिणाम होता है कि जो तिब्बत का पठार है इसकी हीटिंग होती है और वहाँ के क्षोभ मंडल से एक स्थानीय पूर्वा जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है जो भारतीय मानसून को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करती है। तो यह जो गतिक अवधारणा है यह अवधारणा दो लोगों ने मिल करके दिया था। तो कहीं ना कहीं इस पे पी कोटेश्वरम है और फ्लान महोदय हैं, दोनों के द्वारा यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, फ्लान महोदय ने इसमें कह सकते हैं अपना अमूल्य योगदान दिया था। फिर अगला है कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। लिखा गया है कथन यहाँ पर अल निनो के आने से मानसून कमजोर पड़ता है, क्या यह सही है या गलत। तो अल निनो के आने से मानसून कमजोर पड़ता है, यह पूरी तरीके से सही है क्योंकि ला निना के आने से मानसून हमारा कह सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता है, जबकि एल निनो के आने से हमारा मानसून नेगेटिव डायरेक्शन में इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पर कारण क्या लिख रहा है कि जो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण का क्षेत्र होता है अर्थात जिसको हम ITCZ कहते हैं, ITCZ का खिसकाव भारतीय मानसून का प्रमुख कारण है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय मानसून का जो प्रमुख कारण है जिसको कहीं ना कहीं फ्लान महोदय और पी कोटेश्वरम ने
कहीं न कहीं व्याख्यायित किया है, तो यह इसी की व्याख्या करते हैं कि ITCZ का किस प्रकार से विस्थापन होता है। तो यह सही है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, तो यह सही है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कहीं से भी कथन की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि एल नीनो की घटना प्रशांत महासागर से जिसका इम्पैक्ट भारतीय मानसून पर देखा जाता है, और जो यहाँ पर ITCZ का उत्तरायण होना है, इसका पूरा इम्पैक्ट भारतीय मानसून पर है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है अभिकथन ए, अर्थात कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। कथन लिख रहा है कि दक्षिणी और पूर्वी एशिया का मानसून एशियाई भूखंड की अवस्थिति और उसके आकार और भारतीय महासागर से उसकी समीपता द्वारा चालित होता है। तो क्या यह सेंटेंस सही है या गलत? ये पूरी तरीके से सही है, क्योंकि भारतीय मानसून जो है यह केवल केवल एक ही फैक्टर के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। भारतीय मानसून में कई फैक्टर जब मिलते हैं तो जाकर के भारतीय मानसून कहलाता है। अगर इसमें से एक भी फैक्टर कह सकते हैं अनुपस्थित हो जाए तो भारतीय मानसून हमारा भारतीय मानसून नहीं रहेगा। अर्थात भारत का जो कह सकते हैं स्वरूप है, ये भी इसको प्रभावित करता है। भारत के उत्तर में उपस्थित हिमालय पर्वत भी इसको प्रभावित करता है। समीप महासागर के स्थित है, यह भी इसका प्रभाव है। तो कह सकते हैं जितने भी भारत की विशेषताएं हैं, यह भारतीय मानसून को अच्छी तरह से कह सकते हैं प्रभावित करती हैं। या मानसून और भारतीय जो स्थिति है, दोनों एक दूसरे के पूरक के तौर पर देखे जाते हैं। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट सही है। और कारण जो लिखा है कि ऊपरी वायु परिसंचरण में वायु और दाब के पैटर्न मानसूनी प्रवाह के सृजन से संबंधित हैं, तो यह भी सही है, क्योंकि जो पूर्वा जेट स्ट्रीम है, पूर्वा जेट स्ट्रीम के इम्पैक्ट से भारतीय मानसून पर हमको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊपरी वायु परिसंचरण है, इसका इम्पैक्ट भारतीय मानसून पर देखने को मिलता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की पुष्टि भी करता है। आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफी बेहतर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है। वैसे दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के पीछे कई कारण हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे समुचित विकल्प होगा उसी का हमको चयन करना होगा। जैसे एल नीनो, तो एल नीनो इसको देखो प्रभावित करता है, ना कि शुरुआत करता है। शुरुआत जो होती है कहीं न कहीं यहाँ पर जो लिखा उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी धाराएं, तो उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी धारा का यहाँ पर कोई खास महत्व नहीं है, और ध्रुवीय अग्रभाग का भी महत्व नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट इन सभी विकल्पों में पड़ता है वह है उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम, जिसको स्थानीय पूर्वा जेट स्ट्रीम का नाम दिया जाता है, जो तिब्बत के पठार के ऊपर क्षोभ सीमा से प्रारंभ होता है और बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होता हुआ दक्षिणी हिंद महासागर के मेडागास्कर के समीप उतरता है और वहां पर हाई प्रेशर का विकास करता है, जिससे भारतीय मानसून सकारात्मक दिशा से हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आगे बढ़ता है। तो इसका इम्पैक्ट भारतीय मानसून पर पड़ता है और इसी के परिणाम स्वरूप भारतीय मानसून की शुरुआत भी होती है। अर्थात आंसर हो जाएगा डी। अगला यहां पर प्रश्न है मौसमी विषमता अधिकतम है। जो मौसम की विषमता है यह अधिकतम कहां है? तो देखिए मौसम की विषमता कहां पर होगी? उच्च अक्षांश पर होगी, निम्न अक्षांश पर होगी, मध्य अक्षांश पर होगी, या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगी? तो मौसम का विषमता वहां पर होती है कि जहां पर वार्षिक तापांतर में मतलब तापमान में अंतर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मौसम में टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर में यदि विषमता होगी तो मौसम में विषमता होगी। और ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन कहाँ मिलेगा? निम्न अक्षांश पर उतना टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं मिलता है, उच्च अक्षांश में भी उतना नहीं मिलता, क्योंकि उच्च अक्षांश का तापमान लगभग औसतन कम ही रहता है और निम्न अक्षांश का टेम्परेचर औसतन अधिक ही रहता है। लेकिन जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, यहाँ का तापमान ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाता है और शीत ऋतु में बहुत कम हो जाता है। अर्थात तापीय प्रवणता अधिक होती है मध्य अक्षांश में, और जिसके परिणाम स्वरूप मौसम में विषमता भी हमको अधिक देखने को मिलती है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर, मानसून पवन तंत्र भारत की जलवायु पर प्रभावी है। क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत? इसके विषय में हमको बताना है। तो भारतीय मानसून तंत्र भारत की जलवायु पर प्रभावी है, क्या यह सही है या गलत? तो ये पूरी तरीके से सही है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और कारण लिखा गया है कि मानसून पवन एक ग्रही पवन है। मानसून पवन ग्रही पवन नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार से स्थानीय पवन के दायरे में रखी जाती है। वैसे द्वितीयक पवन है, स्थानीय पवन भी हम नहीं कह सकते, इसको द्वितीयक पवन के दायरे में हम लोग रखते हैं।
और द्वितीयक पवन में अगर हम बात करें, द्वितीयक जो परिसंचरण होता है, परिसंचरण 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक परिसंचरण, जिसमें हम लोग कह सकते हैं ग्रहीय पवन को रखते हैं और जेट स्ट्रीम को रखते हैं। द्वितीयक परिसंचरण के अंतर्गत चक्रवात, प्रतिचक्रवात और वहां पर मानसून आता है। और तृतीयक परिसंचरण के अंतर्गत स्थानीय पवनों की चर्चा की जाती है। तो जो लिखा है कि मानसून पवन एक ग्रहीय पवन है, यह स्टेटमेंट गलत है, बल्कि मानसून पवन एक द्वितीयक पवन के दायरे में आती है। तो इस आधार पर आंसर जो हो जाएगा ए सही है, लेकिन कारण गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला लिखा गया प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में पृष्ठ प्रदान करने में कोई भूमिका नहीं होती है। तो बताना है कि जो भारतीय मानसून में, मतलब ग्रीष्मकालीन, पहला चीज ध्यान रखिएगा, ग्रीष्मकालीन मानसून में वृष्टि प्रदान करने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो ग्रीष्मकाल में जो भारत में मानसून आता है, जो वर्षा होती है, उसमें तो बहुत से पक्ष हैं जो सकारात्मक भूमिका निभाते हैं या नकारात्मक निभाते हैं, लेकिन अटलांटिक महासागर का दूर दूर से कहीं भी संबंध भारतीय मानसून से नहीं है। हाँ, दक्षिणी दोलन का है, सकारात्मक हो नकारात्मक हो बात दूसरी है। आईटीसीजेड का भी है, जेट स्ट्रीम का भी है, जो पूर्वा जेट स्ट्रीम है उसका भी है, आईटीसीजेड का भी है और सदर्न ऑसिलेशन का भी, सबका है। लेकिन नॉर्थ अटलांटिक जो दोलन है, इसका यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, अर्थात यह गलत स्टेटमेंट है और इस आधार पर यही आंसर होगा। अगला लिखा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आभासीय मानसून का उदाहरण है। अब बताना है कि आभासीय मानसून का जो उदाहरण है, इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपका आंसर होगा। तो यूएस का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, वहां पर हम कह सकते हैं मानसून का, देखिए आभासीय मानसून की बात कर रहा है, अर्थात प्रत्यक्ष मानसून तो नहीं रहता है, लेकिन मानसून जैसी ही स्थितियां देखने को मिलती हैं। अर्थात मानसून का यहाँ पर एक ही लक्षण होता है। जैसे मानसून में हम दो लक्षण की बात करते हैं, एक होता है कि ग्रीष्म काल में सागर से तट की तरफ पवनें चलती हैं, और एक होता है शीत ऋतु, जब तट से सागर की तरफ पवनें चलती हैं। और इस प्रकार से जब पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है ऋतु में परिवर्तन के साथ, तो उसको मानसून शब्द दिया जाता है अरबी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, जिसमें अल मसूदी ने चर्चा किया था। तो यहाँ पर आभासी का जो तात्पर्य है कि ऋतु में परिवर्तन के साथ जो वायु में परिवर्तन है, यह आपको उतना नहीं मिलती। यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में विंड चलती है और वह है आपकी सागरीय तटीय पवन। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं अफ्रीका का जो दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग है, यहाँ पर आभासी मानसून का उदाहरण हमको देखने को मिलता है। अगला लिखा गया प्रश्न यहाँ पर, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। हमको बताना है कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, अर्थात जिसके अंतर्गत दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है, तो इन सब सेक्शनों में जो पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर जो वर्षा होती है शीतकाल में, इसके पीछे जो प्रमुख कारण है, ये है भूमध्य सागर से आने वाला जो पश्चिमी जेट है, उसी पश्चिमी जेट स्ट्रीम के प्रभाव में यहाँ पर वर्षा होती है। उसी को हम नाम देते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या नाम देते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। इसको उत्तर पूर्वी मानसून हम नहीं कहते हैं, इसको उत्तर पश्चिम मानसून भी नहीं कहते हैं, इसको हम लोग बंगाल की खाड़ी में अवनमन भी नहीं कहते हैं, बल्कि इसको हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है कि ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। हमें बताना है जो ऋणात्मक दक्षिणी दोलन है, ऋणात्मक का तात्पर्य है कि सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स का वैल्यू, अभी हम लोग कल ही चर्चा किए थे, इसका मान जब ताहिती का प्रेशर माइनस डार्विन का प्रेशर, इसका वैल्यू जब नेगेटिव हो जाए, यह किसको इंडिकेट करता है? यह एल नीनो की घटना को इंडिकेट करता है। कल के एपिसोड में हमने इस पर विशेष चर्चा किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला जो प्रश्न लिखा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति मुख्यतः किससे संबंध रखती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति मुख्यतः किससे संबंध रखती है, इसके विषय में आपको बताना है। तो क्या भारतीय मानसून एल नीनो और ला नीना के परिणाम स्वरूप होता है? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका इस पर प्रभाव पड़ता है, ना कि इससे भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। ये ध्यान रखना है। भारतीय मानसून की जो उत्पत्ति है, अर्थात जिसको अरबी भूगोलवेत्ताओं ने व्याख्यायित किया है, इसका तात्पर्य यही है कि ग्रीष्म काल में जो हवाएं हैं यह सागर से तट की तरफ, और शीतकाल में हवाएं तट से सागर की तरफ चलती हैं। ऋतु में परिवर्तन के साथ जब हवा की दिशा में परिवर्तन होता है तो उसे हम मानसून की पवन कहते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बेहतर आंसर आपको मिलेगा, ये है भारतीय महासागर में समुद्र तलीय तापमान का परिवर्तन।
क्योंकि जब भारतीय महासागर जो है या इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन का ऋतु परिवर्तन के साथ तापमान में जो परिवर्तन है, यह स्थलीय भाग की तुलना में कम होता है और इसी का परिणाम होता है कि ग्रीष्मकाल में जो हवाएं हैं समुद्र से स्थल की तरफ और शीतकाल में स्थल से समुद्र की तरफ चलने लगती हैं। अर्थात जो सबसे बेहतर आंसर होगा ये हो जाएगा डी। अगला लिखा गया है, भारत में वर्षा की परिवर्तिता। परिवर्तिता के तात्पर्य ये है कि एक ऐसा प्लेस हम चयनित करें कि जहां पर आपको थोड़े से ही डिफरेंस पर ऋतु में मतलब वहां की वर्षा में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिले। तो ऐसी स्थिति राजस्थान में अब पूरी जगह सूखा ही सूखा नजर आता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह बहुत वर्षा हो जाए एक जगह सूखा हो जाए। तो जहां पर वर्षा और सूखा दोनों विद्यमान हो उसे हम वर्षा की परिवर्तिता का नाम देते हैं। केंद्रीय भारत में अगर बात करें तो वहाँ पर भी वर्षा बहुत कम होती है। पूर्वी तटीय मैदान पर बात करें तो यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। लेकिन अगर पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर बात करें तो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वहाँ पर तो वर्षा खूब होती है। लेकिन इसी पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढाल की हम बात करने लगते हैं तो वहाँ पर वर्षा बहुत कम हो जाती है। अर्थात पश्चिमी घाट के दो ढाल हैं, एक पश्चिमी ढाल और एक पूर्वी ढाल। पश्चिमी ढाल पर यह पवनमुखी ढाल है, इसलिए यहाँ पर वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है वह पवन विमुखी ढाल है और इसलिए वहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश का फॉर्मेशन होता है और वर्षा बहुत कम होती है। तो इस आधार पर पश्चिमी घाट का ही दोनों ढाल वर्षा में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस प्राप्त करता है और इस आधार पर आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ज़्यादातर सर्दियों के दौरान होती है, इसके विषय में हमको बताना है। तो यूरोप में जो वर्षा होती है वैसे जो हमारे सभी जलवायु प्रदेश हैं उस जलवायु प्रदेश में हम लोग एक जलवायु प्रदेश पढ़ते हैं जिसका नाम है ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश का जो विस्तार होता है यह 45 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के मध्य होता है और महाद्वीप के पश्चिम में होता है। ऐसा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और इसको यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखिए बनाने का प्रयास करें तो यहाँ पर मान लेते हैं ए है 45 डिग्री, ए है 60 डिग्री और यहाँ पर अगर हम ऐसे लोकेट करें इधर का जो क्षेत्र इसी को कहते हैं ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। और इस ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश में वाताग्री वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? वाताग्री वर्षा होती है और वर्ष भर वर्षा होती है। लेकिन शीतकाल में यहाँ पर वर्षा की प्रधानता होती है क्योंकि शीतकाल में जो वाताग्र होता है यह काफ़ी प्रबल हो जाता है। तो जो यहाँ पर लिखा है चाहे अब इस सेक्शन में 45 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के मध्य महाद्वीप के पश्चिम भाग में कोई भी महाद्वीप हो वहाँ पर वर्षा जो होती है वह गर्मी में तो होती ही है, सर्दी में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर वर्षा जो होती है शीतकाल में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो लिखा है यूरोप और उत्तरी अमेरिका तो दोनों में वर्षा ग्रीष्म काल में भी होती है और शरद काल में भी होती है। शरद में ज़्यादा होती है अर्थात यहाँ पर भी वर्षा वर्ष भर होती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो वर्षा का कारण है यह वर्षा का कारण है वाताग्री वर्षा। क्या है? वाताग्री वर्षा। और इसी को हम लोग कहते हैं समशीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति अर्थात यह है एक प्रकार की चक्रवाती वर्षा। अगला जो प्रश्न लिखा गया है तड़ित झंझा के विषय में है और तड़ित झंझा के विषय में यहाँ पर पूछ रहा है कि हमको व्यवस्थित करना है कि इनका क्रम क्या है। देखिए सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर जो अगर हम बात करें जब वर्टिकल क्लाउड बनते हैं, कैसा क्लाउड बनता है? वर्टिकल का तात्पर्य है कि क्लाउड इस प्रकार से जब बनता है फॉर्मेट होता है जिसको हम लोग बात करते हैं क्यूमुलस टाइप के क्लाउड होते हैं। क्यूमुलस का तात्पर्य होता है कपासी मेघ जब बनते हैं। कौन से मेघ बनते हैं? कपासी मेघ बनते हैं। तो यह हवाएं जब वर्टिकल डायरेक्शन में बहुत तेजी से उठती हैं इसको कहते हैं स्ट्राम ट्रेवल। क्या कहते हैं? स्ट्राम ट्रेवल। अर्थात सबसे पहली घटना होती है स्ट्राम ट्रेवल की, सबसे प्रारंभिक घटना यही होती है। अर्थात वायु बहुत तीव्र गति से ऊपर उठती है और उठने के साथ ही यहाँ पर जो बादल बनता है उसको हम कपासी बादल कहते हैं, कपासी अवस्था कहलाती है। क्योंकि जब वर्टिकल बादल मतलब वर्टिकल जब यहाँ पर हवाएं उठती हैं तो जो बादल बनता है यह बादल भी वर्टिकल बादल बनता है और वर्टिकल बादल का नाम ही होता है कपासी बादल या उसी को कहते हैं क्यूमुलस क्लाउड। और जब बादल ऊपर उठता है तो यहाँ पर अचानक तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट गेन होती है और इसके परिणाम स्वरूप जो वर्षा होती है बहुत विद्युत गर्जन के साथ और तीव्र गति से होती है, काफ़ी गरज चमक के साथ होती है। तो यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन होती है
जब यहाँ पर बादल बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं कपासी मेघ, तो यहाँ पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो दूसरे स्टेज में वर्षा प्रारंभ हो जाती है। क्या होती है? वर्षा प्रारंभ हो जाती है। और फिर अगर हम बात करें वर्षा के साथ साथ, अब चूंकि हवाएं यहाँ पर जब कह सकते हैं संघनित होती हैं, तो संघनित होने के परिणाम स्वरूप अब हवाओं में कुछ डाउनफॉल भी होता है। कुछ हवाएं नीचे की तरफ भी बैठने लगती हैं। तो हवाएं नीचे भी उतरती हैं और ऊपर भी चढ़ती हैं। तो दोनों काम यहाँ पर होता है। और जब नीचे उतरती हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाउन ड्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन ड्राफ्ट कहते हैं कि नीचे की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। और इसी घटना के टॉप पर ये सब जो मतलब ये जो कह सकते हैं हवा का वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर जाना, नीचे आना, यहाँ पर बादल बनना, तो इन सब के ऊपर की जो एक परिदृश्य होता है, उस परिदृश्य का नाम होता है एनविल टॉप। क्या नाम होता है? एनविल टॉप। तो एनविल टॉप इसके एकदम टॉप कंडीशन पर होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, अगर हम इस तड़ित झंझा की बात करें तो सबसे पहले हमको स्ट्राम टेबल मिलता है, इसके पश्चात वर्षा की स्थिति मिलती है, फिर डाउन ड्राफ्ट की स्थिति मिलती है, फिर एनवेल टॉप की स्थिति मिलती है। अर्थात जो हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा BCAD। क्या हो जाएगा? BCAD, अर्थात डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तड़ित झंझा के प्रौढ़ चरण को दर्शाता है? प्रौढ़ चरण का तात्पर्य है कि जहां पर वर्षा की शुरुआत हो जाती है। पहला चरण तो वही होता है जब बहुत तीव्र गति से हवाएं गर्म होकर के और आरोहित होती हैं, ऊपर की तरफ चलती हैं और वर्टिकल क्लाउड बनता है, जिसको हम लोग युवावस्था कहते हैं। अर्थात यहीं पर आप पीछे वाले में देखिए, जब यह ऊर्ध्वाधर दिशा में उठती हैं और वर्टिकल जाती हैं, इसी अवस्था को हम कहते हैं युवावस्था। क्या कहते हैं? युवावस्था। और इसी अवस्था को हम नाम देते हैं कपासी अवस्था। क्या कहते हैं? ये है कपासी अवस्था। अर्थात यहाँ पर कपासी मेघ बनता है और जब यही वर्षा होने लगती है तो उसको कहते हैं प्रौढ़ावस्था। और वृद्धावस्था का तात्पर्य ये जब डाउनफॉल होने लगता है तो इसका तात्पर्य अब यह समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य है जो यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तड़ित झंझा के प्रौढ़ चरण का दर्शाता है, तो यहाँ पर है अचानक वर्षा का शुरू हो जाना को ही हम कहते हैं प्रौढ़ा अवस्था। प्रौढ़ावस्था में वर्षा शुरू हो जाती है, युवा अवस्था में बादल बनते हैं और उसी को कपासी कहते हैं, और वृद्धावस्था में डाउनफॉल होने लगता है और फिर हमारा यह तड़ित झंझा की स्थिति समाप्त होने लगती है। आंसर अगला है, मतलब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निश्चित कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है। अर्थात यहाँ पर जितनी स्थितियां लिखी गई हैं इन सब में से कोई एक ही स्थिति सही है, बाकी स्थितियां गलत हैं। पहला लिखा गया है पक्षाभ मेघ। पक्षाभ मेघ को ही इंग्लिश में कहते हैं सीरस क्लाउड। सीरस क्लाउड जो होते हैं सबसे टॉप पर बनते हैं, सबसे ऊंचाई पर बनते हैं, और इनका जो फॉर्मेशन होता है अगर हम बात करें, यह 6000 से लेकर के 20,000 मीटर की ऊंचाई तक इनका फॉर्मेशन होता है और इसी का नाम होता है सीरस क्लाउड। क्या नाम होता है? सीरस क्लाउड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सीरस क्लाउड कितने हाइट पर बनते हैं, तो 6000 से लेकर के 20,000 ये सबसे ऊंचाई के बादल होते हैं। इनको कहते हैं पक्षाभ। हिंदी में क्या कहते हैं? पक्षाभ मेघ। और ये इतनी ऊंचाई पर होती हैं कि एक क्रिस्टल से बने होते हैं, क्योंकि उतनी ऊंचाई का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है, तो जो भी जलवाष्प रहते हैं एक क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं। तो इस आधार पर यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। अगला पढ़िए, पक्षाभ मेघ समतल आधार दर्शाते हैं, तो ऐसा नहीं है। पक्षाभ मेघ जो है कई प्रकार का आधार दर्शाता है, यहाँ पर समतल भी होता है, वर्टिकल भी होता है, कई प्रकार के आधार होते हैं। तो जो यहाँ पर लिखा है कि पक्षाभ मेघ समतल आधार दर्शाते हैं, यह सही नहीं है, अर्थात ये क्या है? तो यह गलत है। फिर आगे हम देखते हैं, यहाँ पर अगला स्टेटमेंट है कपासी मेघ सफेद पतले और रेशेदार होते हैं, ऐसा भी नहीं है। कपासी मेघ और मतलब मेन तो आपका पहला ही है, बाकी हैं लक्षण लेकिन पूरी तरीके से सही सत्यापित नहीं होते हैं। इसी प्रकार पक्षाभ मेघ का जो स्वरूप है ये आरोही गुंबद के समान होता है, ये भी सही नहीं है। तो आंसर सबसे बेहतर है ए। बाकी हम लोग बादल पर चर्चा अलग से एक एपिसोड में करेंगे, लेकिन अभी तो पहले प्रश्न की हम चर्चा कर रहे हैं। अगला यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न कि निरंतर वर्षण के लिए किस प्रकार का निम्न बादल जिम्मेदार होता है। यहाँ पर एक शब्द लिख दिया गया है निम्न बादल। तो जो सबसे निचला बादल होता है, बादल भी 3 प्रकार के होते हैं, हमने अभी डिस्कस किया है कि जिनकी हाइट लगभग 2500 मीटर तक होती है। कहाँ तक होती है? 2500 मीटर तक होती है। इसको हम कहते हैं निचला बादल। क्या कहते हैं? निचला बादल। और इसी को कहते हैं स्टेटस। क्या कहते हैं? स्टेटस। तो निचला बादल होता है जिसको स्टेटस कहते हैं। फिर 2500 से लेकर के जो 6000 के मध्य में बादल बनते हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं अल्टो। क्या नाम देते हैं? अल्टो।
और ये जो होते हैं इसको उच्च नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? उच्च बादल। और इसके ऊपर जो बनते हैं 20,000 मीटर की ऊंचाई तक का, इनको हम नाम देते हैं सीरस। क्या नाम देते हैं? सीरस या पक्षाभ। तो जो नीचे वाला है जिसको हम स्टेटस कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टेटस कहते हैं। ये निचला बादल है और इस निचले बादल में भी कई कंडीशन होती है। एक जो होता है इसमें अल्टो आते हैं, एक होते हैं क्यूमुलस होता है, एक निम्बो क्यूमुलस होता है। तो जो वर्षा स्तरीय होता है बादल, कौन सा? वर्षा स्तरीय। इसी स्तर में एक होता है वर्षा स्तरीय। तो वर्षा स्तरीय जो है यह निम्न बादल है और यह वर्षा के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसी को कहते हैं वर्षा स्तरीय या निम्बो स्ट्रेटस बादल, जो निचले पार्ट में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 2500 मीटर से कम होती है। अगला लिखा गया है, अपने पुछल्ले किनारे से दूर उष्ण वाताग्र में मेघ प्रकार का सही क्रम हमको बताना है। कि कौन सा सही क्रम है? तो ध्यान रखिएगा, ये सब जो सेंटेंस लिखे जाते हैं केवल और केवल गुमराह करने के दृष्टिकोण से ही लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसका कोई और खास उद्देश्य नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से बस ये समझना है कि अगर आप सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमको जो बादल मिलता है, यह बादल मिलता है वर्षा स्तरीय। कौन सा मिलता है? वर्षा स्तरीय। और यहाँ पर भी वाताग्र की स्थिति में बता रहा है, जो उष्ण वाताग्र है। उष्ण वाताग्र का तात्पर्य है कि अगर उष्ण वाताग्र बन रहा है तो सबसे पहले बादल नीचे से ही बनते हैं और वर्षा स्तरीय बादल बनता है, फिर मध्य स्तरीय बादल बनते हैं, फिर पक्षाभ स्तरीय बादल बनते हैं, फिर पक्षाभ बनता है। अर्थात धीरे धीरे ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। तो यह बादलों की ऊंचाई का क्रम भी है। सबसे निचला बादल वर्षा स्तरीय, उसके ऊपर मध्य स्तरीय, फिर पक्षाभ स्तरीय, फिर पक्षाभ। पक्षाभ सबसे ऊंचले बादल होते हैं, सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो आपको ये बादल का क्रम मिलता है। ये बादल का क्रम ही है, कोई और नहीं है। इसमें आप डाउट ना करिएगा कि पुछल्ले किनारे क्या हैं, ये सब बस केवल आपको भ्रमित करने के लिए सेंटेंस दिए जाते हैं। अगला लिखा गया प्रश्न यहाँ पर, बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? तो ल्यूक हावर्ड ने किया था। किसने किया था? ल्यूक हावर्ड ने किया था। यह सेंटेंस आपको ध्यान रखिएगा। और इन्होंने टोटल जो बादलों का वर्गीकरण किया है 10 किया है। कितना किया है? 10 किया है। इन्होंने कैसे कैसे वर्गीकरण किया है, अगर हम उसकी बात करें तो ये बात करते हैं कि जो 8 बादल होते हैं, कितने? 8 बादल होते हैं, 2 आधार हैं। 8 बादल जो हैं ये क्षैतिज आधार पर हैं। कैसे हैं? ये क्षैतिज हैं। और बाकी अगर हम बात करें 2 बादल जो होते हैं ये आपके वर्टिकल। कैसे होते हैं? वर्टिकल होते हैं। क्षैतिज में जो होते हैं इसमें भी डिस्कशन हमने अभी अभी किया है कि कुछ बादल होते हैं जो निचले पार्ट में पाए जाते हैं, तो जो 2500 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं इनमें 3 बादल होते हैं। जो 6000 मीटर तक को होते हैं इनमें 2 बादल होते हैं। और इसके ऊपर जो 20,000 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं इनमें पुनः 3 बादल होते हैं। तो 3 3 6 2 8 बादल होते हैं। और इनमें केवल 2 बादल होते हैं। एक होता है क्यूमुलस और एक होता है निम्बो क्यूमुलस। तो क्यूमुलस और निम्बो क्यूमुलस आपके वर्टिकल बादल होते हैं। तो टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें तो 10 बादल की चर्चा करते हैं ल्यूक हावर्ड महोदय। और इन्होंने कब यह डिस्क्राइब किया है? तो 1932 की एक घटना है। कब की घटना है? 1932 की यह घटना है, जो 10 आधारों पर बादलों का वर्गीकरण किया गया। बादलों का 10 आधार पर वर्गीकरण कब का क्या है? 1932 का है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? उच्चतम स्तर में बताना है कि सबसे ऊंचाई वाले हैं। तो सबसे ऊंचाई वाले स्वभावतः की बात हमने अभी अभी बात किया है कि सबसे ऊंचाई वाले जो बादल होते हैं उनको कहते हैं पक्षाभ। क्या कहते हैं? पक्षाभ। पक्षाभ बादल सबसे ऊंचाई वाले होते हैं। तो पक्षाभ और साथ में कपासी है। तो कपासी भी एक प्रकार से क्यूमुलस होता है, अर्थात वर्टिकल होता है, जो काफी ऊंचाई तक डेवलप होते हैं। एक साथ दोनों हमको मिल जा रहा है, पक्षाभ और कपासी। तो इस आधार पर आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है वर्षा स्तरीय। वर्षा स्तरीय एक उदाहरण है। तो वर्षा स्तरीय अभी हमने चर्चा किया था कि जो निम्न स्तर वाले बादल होते हैं, निम्न जो बादल होते हैं, इसी का एक टाइप होता है जिसको कहते हैं वर्षा स्तरीय बादल। तो वर्षा स्तरीय जो बादल है यह निम्न बादल का एक टाइप है, जिसकी ऊंचाई मैक्सिमम 2500 मीटर तक पाई जाती है सतह से, जिसको कहते हैं वर्षा स्तरीय बादल। शेष अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि मेघ अस्थिरता का जो सिद्धांत है यह किसने प्रतिपादित किया था? कई बार पूछा गया और किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है। इसके जो प्रतिपादक हैं ये है वर्जरान फंडेशन। आपसे कई बार पूछा गया, बहुत रूपों में पूछा जाता है। तो वर्जरान फंडेशन जो है, और इस पर और भी प्रश्न आगे मिलेंगे तो उस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे।
फिर अगला यहाँ पर प्रश्न है, कथन और कारण पर आधारित है। कथन लिख रहा है कि जावा में वर्ष पर्यंत संवहनीय वर्षा होती है। जावा एक द्वीप है, तो जावा में वर्ष पर्यंत संवहनीय वर्षा होती है। क्या यह सेंटेंस सही है या गलत? तो ये सही है। क्यों होती है? जावा देखा जाए तो इंडोनेशिया का पार्ट है, और अगर इंडोनेशिया की बात किया जाए तो यह विषुवत रेखीय क्षेत्र है, और विषुवत रेखीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कह सकते हैं जो वर्षा होती है यह वर्ष भर होती है और संवहनीय वर्षा ही होती है। और जावा क्या है? एक द्वीप है। लेकिन आप ये कहें कि जावा एक द्वीप है इसलिए यहाँ पर वर्ष पर्यंत संवहनीय वर्षा होती है, यह एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। लेकिन कथन और कारण तो दोनों सही हैं, तो इस आधार पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, अर्थात आंसर होगा बी। और इसी के साथ आज का जो ये प्रैक्टिस एपिसोड है इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।